संकाय एवं विषयों की समझ में हम ऐसे शिक्षण शास्त्र में सह संबंध पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों से किस प्रकार सह संबंध होता है, किस प्रकार सामाजिक अध्ययन विषय सह संबंधित होती है। तो सामाजिक अध्ययन के सह संबंध के क्रम में हमने विज्ञान, इतिहास और जैसे किस तरह से गणित है, कलाएं हैं ये और भाषाएं हैं जो कि सामाजिक अध्ययन से सह संबंधित होती है। इसी क्रम में आगे जैसे सामाजिक अध्ययन से नागरिक शास्त्र भी किस प्रकार सह संबंधित करके पढ़ाया जाता है या नागरिक शास्त्र भी किस प्रकार सामाजिक अध्ययन से सह संबंधित होता है। तो इसे हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन और नागरिक शास्त्र का संबंध। सामाजिक अध्ययन अध्ययन और नागरिक शास्त्र का सह संबंध। नागरिक शास्त्र का संबंध, संबंध या सह संबंध, इसे स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ा है अब तक, जैसे हम ऐसे शिक्षण शास्त्र जब से हमने शुरू किया है सामाजिक अध्ययन के उसको हम पढ़ रहे हैं। और फिर मैं बार बार बता देती हूँ कि जैसे नागरिक शास्त्र एक तरह से सामाजिक अध्ययन का ही विषय है, क्योंकि जैसे नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल इन सभी का समन्वित विषय के रूप में जैसे सामाजिक अध्ययन को माना जाता है और सामाजिक अध्ययन में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करवाते समय ही नागरिक शास्त्र के अध्ययन को भी इससे सह संबंधित किया जा सकता है, क्योंकि मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन सामाजिक अध्ययन करता है। अब चूंकि है मानव का अध्ययन करता है तो मानव समाज में रहकर कितने प्रकार के कई प्रकार के व्यवहार करता है, कई तरह की क्रियाएं विधि उसके द्वारा संपन्न होती हैं। तो इन क्रिया विधियों में, इन क्रियाओं के व्यवहार में किस तरह से मानव कितने जैसे जो भी उसके अधिकार है समाज के साथ रहकर किस तरह के अधिकारों का वह उपयोग करता है, किस तरह के कर्तव्यों का वह पालन करता है, यह उस समाज को भली भांति रूप से संचालित करने के लिए किस तरह के प्रशासन की आवश्यकता होती है, किस तरह से मानव के द्वारा इन मूल्यों और आदर्शों को निर्धारित किया जाता है, कौन से नैतिक मूल्य होते हैं या किस तरह से वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरह के कार्यों को संपन्न किया जाता है, जिसका अध्ययन नागरिक शास्त्र में किया जाता है, जो कि एक तरह से सामाजिक अध्ययन का ही विषय होता है। तो इस प्रकार इसे भी सह संबंधित किया जा सकता है सामाजिक अध्ययन से। जैसे हम बात करें कि वाइट है जिन्होंने नागरिक शास्त्र, जो नागरिक शास्त्र है उसके अध्ययन के बारे में इन्होंने बताया है, क्योंकि नागरिक शास्त्र कम या अधिक रूप में मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित सभी पक्षों का प्रतिपादन करती है। जैसे जो भी नागरिक से संबंधित उसके प्रत्येक पक्ष है उन सभी पक्षों का प्रतिपादन नागरिक शास्त्र द्वारा किया जाता है। जो भी मानव के पक्ष होते हैं समस्त पक्षों से अथवा समस्त क्षेत्र से उसके जो क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन नागरिक शास्त्र में किया जाता है, चाहे वो स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो, मानवीय हो या और भी किसी काल से जुड़ी हो। काल से अर्थ जैसे वर्तमान से या भविष्य से या कहें कि अतीत से, भूतकाल से जुड़े हो। तो समस्त दृष्टि से सभी पक्षों का प्रतिपादन नागरिक शास्त्र के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से हम और बात करें, जैसे नागरिक शास्त्र किस प्रकार से मानव के जो व्यवहार है या क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करता है। जैसे नागरिक शास्त्र है इसको भी इस तरह से भी बताया कि है सामाजिक अध्ययन अथवा सामाजिक विज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक के सामाजिक, बौद्धिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी पक्षों का अध्ययन करती है। व्यक्ति के कर्तव्य तथा अधिकारों में उनके साथ साथ कर्तव्य और अधिकारों का अध्ययन करने के साथ साथ
सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी नागरिक शास्त्र में किया जाता है और सामाजिक वातावरण के अनुरूप उनको एक तरह से किस तरह से मानव सामाजिक वातावरण के अनुरूप अपने व्यवहार करता है, तो उन व्यवहारों का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन के विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस दृष्टि से हम यह बता सकते हैं कि किस तरह से सामाजिक अध्ययन के माध्यम से नागरिक शास्त्र को भी सह संबंधित करके पढ़ा जा सकता है, किस तरह से उसे पढ़ाया जा सकता है। जैसे हम बात करें कि प्राचीन काल से ही जो समाज है या आज तक के मानव समाज में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, समाज प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वह भी प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। इस तरह से जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जो मानव के जीवन में जो विभिन्न बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए हैं, किस दृष्टि से उन परिवर्तनों के आधार पर ही समाज में सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं। इसी दृष्टि से जैसे मनुष्य की जो भी उसके जीवन में एक तरह से मनुष्य जीवन में उन्नति करना चाहता है और उसकी उन्नति की यही भावना है जो उसे पारिवारिक जीवन में व्यतीत करने के लिए एक तरह से उसे प्रेरित करती है। वो और एक अपने परिवार को और उन्नत करने के लिए वह किसी न किसी प्रकार के क्रिया या व्यवहारों को करता है। नागरिक शास्त्र मानव की इसी भावना में जो नागरिक शास्त्र है मानव की इसी भावना को वह साकार रूप में एक तरह से व्यक्त करती है, या कहें कि उसी के साकार रूप की कहानी क्या है, नागरिक शास्त्र है, जिसमें एक तरह से ये कहा जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि नागरिक शास्त्र वह अध्ययन है जो व्यक्तियों को आपस में स्नेह, सौहार्द, सद्भावना से, सहयोग से जीवन यापन करने की शिक्षा देता है। जैसे जो नागरिक शास्त्र है मनुष्य को स्नेह, सहयोग और सहिष्णुता से जीवन यापन की शिक्षा मानव को देता है। और क्योंकि सामाजिक अध्ययन मानव का ही अध्ययन करता है, तो इस दृष्टि से यह समस्त अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन से संबंधित करके पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ये कहें कि जैसे किस तरह से संघर्ष होते हैं, कलह होते हैं, इस तरह के जो भी सामाजिक विषमताएं हैं उन्हें दूर करने का, सामाजिक समस्याओं को दूर करने का समाधान भी नागरिक शास्त्र सुझाता है। ये और बात करें जैसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता के बारे में कि जैसे जो भूमंडलीकरण है, तो इस युग में अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता की भी आवश्यकता हो जाती है। उसको भी अपना आधार बनाकर मनुष्य किसी प्रकार से जो आधुनिक मनुष्य है वह अपना बहुमुखी व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता के लिए भी प्रेरित होता है। तो नागरिक शास्त्र मानव का अध्ययन सभी पक्षों से करता है। जैसे मैंने इसमें भी बताया कि सभी पक्ष होते हैं, अतीत भी, वर्तमान भी, भूतकाल भी, और इन्हीं दृष्टियों के आधार पर उसके सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक सभी पक्षों का प्रतिपादन नागरिक शास्त्र में किया जाता है। तो इस दृष्टि से जैसे इन सभी का अध्ययन किया जाता है, और क्योंकि समाज का अध्ययन मानवीय परिप्रेक्ष्य में करने का कार्य सामाजिक अध्ययन का है, और इसी दृष्टि से नागरिक शास्त्र में इन समस्त अध्ययनों को मानव जीवन से संबंधित करके बताया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन को इस तरह से नागरिक शास्त्र से हम संबंधित करके स्थापित कर सकते हैं सामाजिक अध्ययन के नागरिक शास्त्र के संबंध को। इसी दृष्टि से अब आगे जैसे और एक विषय है अर्थशास्त्र, जिसको भी सामाजिक अध्ययन से सह संबंधित करके पढ़ाया जाता है, या उसका भी किस प्रकार सह संबंध होता है उसे भी स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे बात करें सामाजिक अध्ययन और अर्थशास्त्र। जैसे इससे पहले जब मैंने आपको अर्थशास्त्र जो सामाजिक अध्ययन का विषय है
इसे बताया था कि किस तरह से अर्थशास्त्र के शिक्षण की आवश्यकता होती है। वहाँ मैंने इसकी समस्त विषय वस्तु को भी स्पष्ट किया था। जो भी इसकी विषय वस्तु है जो भी इसकी विषय वस्तु है उसे मैंने स्पष्ट किया था, जिसमें बताया था कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र में मानव अपने जो भी बात कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित, जैसे कैसे अर्थशास्त्र से संबंधित होता है, ये बात फिर अपन करेंगे कि सामाजिक अध्ययन में किस तरह से समाज का ही अध्ययन किया जाता है, समाज में रहने वाले मानव का ही अध्ययन किया जाता है, तो किस प्रकार मानव क्रियाएं करता है, किस प्रकार अपने जीवन का वह जीवन को चलाता है, जीवन यापन करता है। तो उस दृष्टि से जब हम बात करें कि मानव विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है अपने जीवन यापन के लिए, तो वहाँ जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने नागरिक शास्त्र की बात की कि क्या उसके अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार की समाज में रहकर वह किस तरह से अपने जीवन को क्रियान्वित करता है, पूर्णता करता है या उसे सफल करता है, सफल रूप से संचालित करता है। तो जैसे हम उसके जीवन के संचालन की बात करते हैं, तो वहाँ उसके जीवन के संचालन के लिए उसके जीवन संचालन के लिए आवश्यक हो जाता है धन, अर्थ, ठीक है। तो धन से संबंधित जो भी समस्त क्रियाएं हैं, धन से संबंधित समस्त क्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्थशास्त्र में किया जाता है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में मानव के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं का, वो समस्त क्रियाएं जो धन से संबंधित हैं, उन समस्त धन से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं, क्योंकि वो मानव से संबंधित है, इसीलिए उन्हें हम इसमें अध्ययन उनका कर सकते हैं सामाजिक अध्ययन में। तो इस दृष्टि से जैसे सामाजिक अध्ययन चूंकि मानव का अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र मानव के द्वारा समाज में रहते हुए किस प्रकार से वह आर्थिक क्रियाएं कर रहा है, धन से संबंधित उसके समस्त क्रियाकलाप हैं, उनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और जैसे हम बात करें कि जैसे अर्थशास्त्र है वह सामाजिक अध्ययन या कहें कि सामाजिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके आर्थिक रूप में समायोजित करती है और विद्यार्थियों को आर्थिक मनुष्य बनने की विद्या से भी अवगत करवाती है, या कहें कि वैसे आर्थिक मनुष्य बनने की भी उन्हें विद्या देती है। यानी एक तरह से सीख है अर्थशास्त्र मनुष्य को, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी है, तो उन आर्थिक क्रियाओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाने का कार्य अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है। इसमें इन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जैसे मानव सीमित साधनों के आधार पर ही, या कहीं कि सीमित साधनों के माध्यम से भी बचत करके भी वह किस तरह से अपने जीवन को सफल रूप से संचालित करने के लिए उनका जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसी प्रकार की वस्तुओं को के उत्पादन की ओर एक तरह से अग्रसित होता है, किस तरह से अपनी आवश्यकताओं की वह पूर्ति करता है। फिर आवश्यकताओं को भी अर्थशास्त्र में बताया गया है कि किस तरह से दो आधार हैं उसके, एक तो जो आवश्यकताएं असीमित हैं, फिर साधन जो सीमित है, तो इस आधार पर उन आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए। तो इस तरह की जो अनंत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का मार्ग भी जैसे अर्थशास्त्र के माध्यम से बताया जाता है, उन समस्याओं के समाधान का भी प्रयास अर्थशास्त्र के माध्यम से बताया जाता है। और अर्थशास्त्र में ही चूंकि सामाजिक अध्ययन मानव का अध्ययन करता है, तो मानव से संबंधित जो धन की समस्त क्रियाएं हैं अर्थशास्त्र के माध्यम से सामाजिक अध्ययन के द्वारा भी बताई जाती हैं। तो इस तरह भी इन्हें सह संबंधित किया जाता है। जैसे कहें कि व्यक्ति की अनंत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हेतु व्यक्ति कुछ न कुछ क्रियाएं करता ही है, और इस तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित वो जो भी समस्त क्रियाएं करता है उन्हें हम उन समस्त क्रियाओं को हम किसमें रख देते हैं? आर्थिक क्रियाओं में।
क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से ही आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाती है। जैसे अर्थशास्त्र के बारे में हम और बात करें तो जैसे अर्थशास्त्र में एक तरह से धन से संबंधित जो भी समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं और या कहें कि धन के माध्यम से मानव का किस प्रकार कल्याण हो सकता है, किस तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, किस तरह से उसका विकास हो सकता है, तो इस तरह से अलग अलग आधार पे हम अर्थशास्त्र को और डिफाइन कर सकते हैं कि मनुष्य की धन और अर्थ से संबंधित समस्त क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न की जा सकती हैं और मनुष्य के व्यवहार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हुए उनमें आने वाली समस्याओं को भी किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इस तरह से हम अर्थशास्त्र में इन सब समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं, विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाता है इन समस्याओं से। तो उसको भी हम जैसे सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं तो सामाजिक अध्ययन में भी इन समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या उससे सहसंबंधित करके अध्ययन करवाया जाता है। तो इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं वो सामाजिक अध्ययन में भी बताई जाती हैं। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन को भी अर्थशास्त्र से सहसंबंधित किया जाता है। इस तरह से जो भी सामाजिक अध्ययन है उससे संबंधित होने वाले जो विषय हैं उनका अध्ययन हमने कर लिया है कि किस तरह से सामाजिक अध्ययन है वह अर्थशास्त्र से संबंधित करके भी पढ़ाया जाता है या कहें कि सामाजिक अध्ययन का अर्थशास्त्र से भी संबंध होता है। इसी तरह से और भी अन्य विषय हैं जिनसे इसका गहरा संबंध होता है, जो मैंने पढ़ा ली दी है इससे पहले वाले वीडियो में उन विषयों को मैंने पढ़ा दिया है कि जैसे विज्ञान विषय किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन से सहसंबंधित होती है, गणित कैसे सहसंबंधित होती है कि किस तरह से मानव के जीवन में इनका भी उपयोग है और उसी उपयोग की दृष्टि से सामाजिक अध्ययन क्योंकि मानव के जीवन का अध्ययन करता है तो वहाँ मानव के जीवन से संबंधित होने की वजह से इन विषयों को भी सामाजिक अध्ययन से सहसंबंधित माना गया है और इसी दृष्टि से उनका अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। कला, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये सभी विषय सामाजिक अध्ययन से सहसंबंधित होती हैं। इस प्रकार हमने सामाजिक अध्ययन के सहसंबंध को पढ़ लिया है। इसी तरह से हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी किस प्रकार से अन्य विषयों से सहसंबंधित हो सकती है, उसे भी किस प्रकार से अन्य विषयों से सहसंबंधित करके पढ़ाया जा सकता है कि जैसे ये नहीं है कि समस्त विषय ही दूसरे से सहसंबंधित हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के विषय का अन्य किसी न किसी विषय से ज्ञान सहसंबंधित होता है या उनके ज्ञान को उसके साथ संबंधित करके पढ़ाया जा सकता है या संबंध स्थापित करके बालकों को उनका ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे हमने बात की थी कि सहसंबंध में इस तरह से पढ़ाने से जो बालकों का जो ज्ञान है वह स्थायी होता है क्योंकि वो जो जैसे कि जब एक ज्ञान को दूसरे स्थान पर भी उसी प्रकार से उसका अध्ययन करते हैं तो उनके जो मस्तिष्क में रुकने की जैसे कोई भी ज्ञान के स्थायी होने या रुकने का समय है वो अधिक हो जाता है। इसी दृष्टि से सहसंबंधित करके विषयों को पढ़ाया जाता है। तो जो विज्ञान विषय है उसकी बात कर लें हम। पहले तो विज्ञान को ही समझ लेते हैं एक दृष्टि से। जैसे जो विज्ञान हम सामाजिक अध्ययन में तो हमने क्या किया था कि एक तरह से समाज का अध्ययन करते हुए जैसे मानव के व्यवहार का अध्ययन हम उसमें कर ही रहे थे, ठीक इसी तरह से जो विज्ञान है तो विज्ञान भी क्या करता है, जैसे प्रकृति है उसके प्रदत्त जो भी तथ्य हैं उनका किस प्रकार से प्रयोगात्मक या तर्क रूप में उनका अध्ययन करता है। तो यह भी हालांकि एक तरह से किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के लिए ही लाभप्रद हो सकता है। तो ये लाभ भी किस तरह से मनुष्य के द्वारा किस तरह से उपयोग में लिए जाते हैं, किस प्रकार इनका कार्य किया जाता है, इस दृष्टि से जैसे जो सत्यपाल है इन्होंने भी विज्ञान को एक क्रमबद्ध ज्ञान की व्यवस्था बताया है कि जैसे जो सृष्टि का ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है, उसे इन्होंने क्या कहा है,
विज्ञान कहा है। विज्ञान के इन्होंने दो पक्ष बताए हैं, जैसे एक स्थिर पक्ष है जो सिद्धांतों पर आधारित होता है, और दूसरा पक्ष गतिशील होता है जो विज्ञान की प्रायोगिक प्रक्रिया से संबंधित होता है। इसी तरह से फ्रेडरिक हैं जिन्होंने विज्ञान को अनुभवजन्य अवलोकनों की एक संचयी और अंतरहीन क्रमबद्धता कहा है, जिसमें परिणाम स्वरूप प्रत्यय व सिद्धांतों का निर्माण होता है। प्रत्यय व सिद्धांतों के द्वारा दोनों ही भावी और अनुभवजन्य अवलोकनों के आधार पर पुनः परिवर्तित किए जा सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान ज्ञान और ज्ञानार्जन विधि दोनों से ही सह संबंधित होती है। इस तरह से विज्ञान की जो प्रकृति है, विज्ञान का जो सामान्य अभिप्राय लिया गया है वो प्रकृति विज्ञान से, और एक तरह से प्रकृति विज्ञान के साथ प्रकृति के तथ्यों में अध्ययन से होता है कि इस तरह से जो प्रकृति विज्ञान है या उसमें प्रकृति के क्या क्या तथ्य हैं उनका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, यह सब विज्ञान से अर्थ लिया जाता है या विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत जो हम समाजशास्त्र या सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे थे उसमें समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन कर रहे थे। इन सब का अध्ययन हम समाज विज्ञान के अंतर्गत कर रहे थे, लेकिन विज्ञान को इस क्षेत्र से थोड़ा सा अलग बताते हुए प्रकृति विज्ञान और प्रकृति के तथ्यों का अध्ययन करना बताया है। हालांकि ये समस्त जो भी क्रियाएं हैं एक तरह से वो भी मनुष्य की समस्त सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में हम कर रहे थे, लेकिन जो प्रकृति से संबंधित तथ्य और प्रकृति के अध्ययन की बात कर रहे हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से मानव के द्वारा ही संचालित होती हैं, मानव द्वारा ही सह संबंधित होती हैं। लेकिन विज्ञान की शाखा को जो इसके अध्ययन जो क्षेत्र इसका है उसके क्षेत्र को भी दो भागों में बांट देते हैं कि जैसे एक तो जीव विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है। फिर इनमें इनके क्षेत्र में भी आने वाले जो भी क्षेत्र हैं इनके उनका अध्ययन विज्ञान में बताया जाता है, जो भी किसी न किसी प्रकार से मानव से संबंधित होते हैं। और अब इससे आगे जैसे विज्ञान का किस तरह से अन्य विषयों से सह संबंध है या कौन कौन से विषय विज्ञान से सह संबंधित करके पढ़ाए जा सकते हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे। और जो विज्ञान की परिभाषाएं जैसे सत्यपाल ने, फ्रेडरिक ने क्या विज्ञान को कहा है, किस तरह से उसे सृष्टि का क्रमबद्ध विज्ञान बताया है, क्रमबद्ध ज्ञान की व्यवस्था बताई है, तो इस तरह से अब इनकी और भी जो जानकारी है उसको हम कल पढ़ेंगे।